आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? कॉमन सिविल कोड। पीएम मोदी की इस स्टेटमेंट के बाद देश का माहौल गरमाया हुआ है। सभी रिलीजन के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड एक टेंशन बन चुका है और जितने भी धर्म गुरु है यूनिफॉर्म सिविल कोड को रिलीजन के पर्सनल लॉ से छेड़छाड़ बता रहे हैं और इस सब के पीछे रीजन है यूसीसी को तोड़ मरोड़ के पेश करना। कॉन्स्टिट्यूशन यूसीसी को लेकर क्या कहती है आज के इस वीडियो में हम जाने। आज हमें देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, वो भी कौन ला सकेगा? खाली बीजेपी ही ला सकेगा। एक बड़ी खबर की बात करते हैं, आपको बता दें कि यूसीसी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी फिलहाल सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है। Why is Mr. Owaisi saying today that the Uniform Civil Code is a Hindu civil code? What is that based? क्रिमिनल लॉ सभी रिलीजन के लिए आज एक है, फिर वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर क्रिश्चियनिटी हो। और मैरिज, डाइवोर्स और सक्सेशन में ये सभी रिलीजन अपने पर्सनल लॉ को फॉलो करती है। जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937, हिंदू एक्ट 1955, वैसे ही सिख और ईसाई का अपना ही पर्सनल रिलीजन लॉ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाया जा रहा है, इसे हम शाह बानो बेगम और मीना ट्राइब्स कम्युनिटी केस को एग्जामिन कर समझते हैं। अप्रैल 1978 में शाह बानो बेगम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करती है। सेक्शन 125 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंडर अपने हस्बैंड अहमद खान से सीक ऑफ मेंटेनेंस की डिमांड करती है, क्योंकि शाह बानो को 3 बेटे और 2 बेटियां की परवरिश करना था। 1946 में अहमद खान अपनी कजन हलीमा बेगम से दूसरी शादी करता है। सालों तक ये अपनी दोनों वाइफ के साथ लाइफ स्पेंड कर रहा होता है और फिर 1978 में ये अपनी फर्स्ट वाइफ शाह बानो को तलाक देता है, जिसके बाद शाह बानो कोर्ट में PIL डालती है। सेक्शन 125 कहता है अगर वाइफ अपने आप को सस्टेन करने में कैपेबल नहीं है तो हस्बैंड वाइफ को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा अंडर मैरिज और आफ्टर डाइवोर्स। अहमद खान कोर्ट के इस सेक्शन 125 के काउंटर में कहता है इंडिया में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रिक्वायरमेंट इतनी ही है, हस्बैंड को अपनी वाइफ को सिर्फ इद्दत पीरियड में ही मेंटेनेंस देना होता है। बेसिकली इद्दत का मतलब वो टाइम पीरियड होता है जब किसी लेडी का हस्बैंड डेथ हो जाता है या फिर डाइवोर्स हो जाता है और ये टाइम पीरियड 3 महीने का होता है। इस टाइम पीरियड में वो लेडीज किसी दूसरे आदमी के साथ शादी नहीं कर सकती है। अहमद खान के सपोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कोर्ट के पास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंडर आने वाली केस में इंटरफेयर करने की लिबर्टी नहीं है और अगर कोर्ट ऐसा करती है तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 का वायलेट करती है। हाई कोर्ट ये केस सुप्रीम कोर्ट को रेफर करता है और अप्रैल 1985 में सुप्रीम कोर्ट शाह बानो बेगम के फेवर में जजमेंट देता है, पर इसी टाइम पीरियड में शाह बानो मेंटेनेंस की फाइल को विथड्रॉ कर लेती है। और राजस्थान में हिंदू एक्ट के अंडर हुई शादी ठीक शाह बानो के अपोजिट केस देखा गया। इसके बाद कोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने पर विचार करने कहती है। राजस्थान में मीना समुदाय से बिलोंग करने वाले रवि अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेने के लिए कोर्ट पहुंचता है, तो कोर्ट उसे डाइवोर्स देने से मना कर दिया क्योंकि उसकी वाइफ काउंटर PIL में एक पॉइंट अटैच करती है मीना कम्युनिटी और मीना ट्राइब्स राजस्थान के शेड्यूल कास्ट के अंडर आता है जिसमें डाइवोर्स देना अलाउ नहीं है। रवि एक केस लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता और कहता है जब हमने शादी हिंदू एक्ट 1955 के अंडर किया तो बीच में शेड्यूल कास्ट क्यों लाया जा रहा है। शेड्यूल कास्ट में गवर्नमेंट की तरफ से डाइवोर्स नहीं देने का एग्जम्पशन मिला हुआ है ताकि ट्राइब्स को बचाया जा सके। कोर्ट इस केस को एग्जामिन कर स्टेटमेंट देता है जब एक देश है तो अलग अलग कानून क्यों, सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होना चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर इसे लागू किया जाए। बीजेपी के मैनिफेस्टो का राम मंदिर 370 और यूसीसी शुरू से ही हिस्सा है, जिसमें 2 काम बीजेपी पहले ही कर चुकी है और अब यूसीसी की बारी। पर यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ शादी तक ही सीमित नहीं है, चाइल्ड अडॉप्शन, डाइवोर्स और प्रॉपर्टी ऑन जैसी बहुत सी पॉइंट है जो यूसीसी के अंडर आएगी, जिसे अभी गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेशन नहीं मिला है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन टू ऑल सिटीजन अलाउ करता है, यानी रिलीजन को फॉलो और उसकी प्रचार करने की गारंटी देता है, फिर वो चाहे किसी भी रिलीजन से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। और आर्टिकल 13 कहता है कोई भी ऐसा लॉ जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचता हो वो लॉ नहीं रहेगा। अब आर्टिकल 25 तो सभी रिलीजन को पर्सनल लॉ फॉलो करने की परमिशन देता है, पर आर्टिकल 13 रिलीजन के पर्सनल लॉ से होने वाले एक्शन को रोकता है।
यानी अब एक से ज्यादा शादी करते हैं, डाइवोर्स देते हैं पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये सभी को आर्टिकल 13 और आर्टिकल 15 काउंटर करेगा, क्योंकि ये सभी स्टेप में एक इंसान से दूसरे इंसान को तकलीफ दिया जा रहा है। आर्टिकल 15 जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, जिसमें मेल और फीमेल्स के राइट्स को इक्वल रखा गया है, और यह आर्टिकल एक से ज्यादा शादी, डाइवोर्स जैसे पावर को डिनाइड करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ साथ आदिवासी समुदाय की संस्कृति पर भी असर पड़ेगा। आज पीएम मोदी औरतों पे होने वाली अन्याय जैसे शब्द यूज कर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का बात कर रहे हैं, और जब रेसलर प्रोटेस्ट होता है तब 1 महीने से भी ज्यादा फीमेल एथलीट्स जंतर मंतर पे बैठी, तब उस वक्त इनका एक सिंगल स्टेटमेंट तक नहीं आया। गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर पास है, कोई भी हिंदू अपनी प्रॉपर्टी मुस्लिम को नहीं बेच सकता है, जबकि गुजरात में 1995 से बीजेपी की सरकार है, तो फिर बीजेपी गुजरात में सामान्य नागरिक सहायता क्यों नहीं लागू की?